भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में संशोधन करना चाहती है, जिसका उद्देश्य इस पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को अधिक तर्कसंगत बनाना और असमानता और कैटेगरीज के बीच में जो अमाउंट मिलता है चावल का या अनाज का, उस गैप को कम करना। इसके लिए सरकार द्वारा 24 जून को एक ड्राफ्ट भी अधिसूचित किया गया है और इस अधिसूचना के तहत यह भी बताया गया है कि जो भी इसमें संशोधन जो किया जा रहा है उसमें अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो 13 जुलाई तक अपना सुझाव दिए गए ईमेल पर दोनों पर भेज सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और सरकार इस अधिनियम के धारा 3 में संशोधन करके यह करना चाहती है कि अभी तक इस अधिनियम के अनुसार सभी परिवारों को, जो भी योग्य परिवार हैं, उन परिवारों को 35 किलो की जो अनाज दी जाती है उसको प्रति परिवार 35 किलो न देकर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाए। सरकार का कहना है कि मान लीजिए किसी भी परिवार में 3 सदस्य हैं और उनको उतना ही मिलता है, और किसी भी परिवार में 5 सदस्य हैं, उनको भी उतना ही मिलता है, यानी कि 35 किलोग्राम। तो सरकार का कहना है कि इससे उस वर्ग में जो लाभुक वर्ग है, जो बेनिफिशियरी है, उसमें गैप बन रहा है और सरकार को भी इससे बर्डन पड़ रहा है। तो सरकार पर जो बोझ पड़ रहा है वो भी कम होगा और विभिन्न वर्ग के बीच में गैप कम होगा। यहाँ सरकार एक संशोधन ये भी करना चाहती है कि जो अनाज दिया जा रहा है वो प्रति परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन इसका अधिकतम जो क्वांटिटी है वो 35 किलो फिक्स कर दिया जाए। तो इसमें सरकार चाहती है कि 7 किलो अनाज प्रति सदस्य प्रति परिवार दिया जाए, लेकिन अधिकतम क्वांटिटी जो है उसको 35 किलो पर लिमिट कर दिया जाए। यानी कि अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हों तो भी उनको 35 किलो, और अगर 7 सदस्य हों तब भी उनको 35 किलो ही दिया जाए, लेकिन अगर कम रहेंगे तो उनको कम दिया जाए। कम सदस्य वाले परिवारों को इससे घाटा होगा, और यदि परिवार में 5 से अधिक सदस्य होते हैं तो सरकार को लाभ होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सरकार इसमें संशोधन क्या करना चाहती है और कहां पर संशोधन करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम का ये सेक्शन 3 है और ये यहीं पर संशोधन करना चाहती है। अब इस संशोधन के कारण क्या क्या मुद्दे और क्या क्या पहलू सामने आ रहे हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे। हालांकि हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जान लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को 10 सितंबर 2013 को साइन किया गया था और वो 5 जुलाई 2013 से लागू हो गया था। इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो दो तरह के हैं। एक तो अंत्योदय अन्न योजना AAY जो फैमिलीज है, ये सबसे गरीब परिवार के लोग हैं जो कि अपने से अगर छोड़ दिया जाए तो वो मतलब अनाज खरीद ही नहीं पाएंगे, उनके पास में कोई साधन ही नहीं है। और दूसरा एक है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स अंत्योदय अन्न योजना वाले से थोड़े से बेहतर स्थिति में है। तो पहले इनको सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज दिया जाता था, जैसे कि 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल, तो इस स्तर पर। लेकिन जब से कोविड हुआ तब से इन सभी को मिला दिया गया और अब ये जो लाभुक हैं ये सभी एक कैटेगरी में आ गए हैं और सभी को प्रति परिवार 35 किलो का अनाज प्रति महीना दिया जाता है। और ये योजना अब 31 दिसंबर 2028 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। मतलब कि ये दोनों लाभार्थी जो हैं ये एक ही सुविधा उठाएंगे। तो ये यहाँ पर है। और बेनिफिशियरी के बारे में देख लेते हैं कि किन किन लोगों को शामिल किया गया है। एक तो विडोज जो हैं
और वैसे लोग जो कि असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, या फिर विकलांग हैं, या फिर 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके पास आजीविका या कोई भी सामाजिक सहायता मतलब कि सोशल सिक्योरिटी का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। या फिर वैसी विडोज, या फिर असाध्य रोग से पीड़ित वैसे व्यक्ति या विकलांग जिनके पास साधन के नाम पर अकेले हैं, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके पास और कोई सहारा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बेनिफिशियरी को देखते हैं, तो जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए, और फिर भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, जो मार्जिनल जो फार्मर्स हैं ये, और HIV पॉजिटिव से पीड़ित सभी व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये जो क्राइटेरिया है, इस पर यूपीएससी और बीपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात हम लोग समझ गए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, और इसके तहत उद्देश्य ये है कि जो भी समाज के मतलब ग्रामीण क्षेत्र के 75% ऐसे लोग हैं, और शहरी क्षेत्र के 50% इस तरह के जो लोग हैं, उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना है। तो ये हम लोग समझ लिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। इस पूरे संशोधन की प्रक्रिया से कुछ प्रभाव सामने आ रहे हैं, और इसमें पहला जो मुद्दा है वो केंद्र और कुछ राज्यों के बीच में इस मुद्दे पर असहमति की स्थिति है, और ये राज्य मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु है। इसमें हम लोग एक बात समझ लें कि अब इसमें क्या होगा संशोधन के कारण, कि जो छोटे परिवार हैं उनको कम मिलेगा, और इसी तरह से मान लीजिए केरल में अगर छोटे परिवार हैं और तमिलनाडु में अगर छोटे परिवार हैं, तो उनको तो जितना पहले मिलता था प्रति परिवार के हिसाब से, तो उनका तो कम हो जाएगा टोटल चावल का जो आवंटन है। और इन दोनों राज्यों में चावल एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसके पहले भी कई बार चावल को लेकर वहां राजनीतिक रूप से आंदोलन हो चुका है, और सरकारें जो हैं गिर गई हैं। इसलिए सभी सरकारें जो भी आती हैं वो डरती हैं। एक तो अगर हम देखें तो केरल जब त्रावणकोर रियासत था, उस समय से वो पीडीएस सिस्टम को लागू किए हुए था, और ये 1962 में ही लागू कर दिया था, जबकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं बना था। अगर हम तमिलनाडु के बारे में देखें, तो कम से कम दो बार 1952 में और 1967 में, दोनों बार वहां पर जो सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी, और चावल के मुद्दे पर ही सरकार गिर गई थी। तो इसलिए अभी जैसे ही ये 24 जून को संशोधन का मसौदा पब्लिक डोमेन में आया, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, और उसमें कहा कि ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि उनके राज्य को मासिक आवंटन जो चावल का इस योजना के तहत 65,261 टन मिलता था, वो घटकर 42,000 टन हो जाएगा, और जो लाभुक होंगे उनको भी परेशानी होगी। और कहा गया है ये भी कि चूंकि उनके राज्य में और दक्षिण में चावल की खपत ज्यादा होती है, वो स्टेपल फूड में आता है, तो कहा गया है ये भी कि चावल वहां के दिन के तीनों भोजन का मुख्य घटक है, इसलिए चावल के क्वांटिटी को कम नहीं किया जाए। और दक्षिण के राज्य अक्सर ये केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, इन राज्यों को इनके द्वारा किए गए अच्छे काम, जैसे कि परिवार के साइज को मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम करने के कारण उनके यहाँ परिवार का जो आकार है सामान्यतः छोटा है। तो इन राज्यों का ये आरोप है कि सरकार अगर इस तरह का कदम उठाती है, तो उनके राज्य को जनसंख्या नियंत्रण पर बढ़िया काम करने के लिए पुरस्कृत करने के बजाय उनको दंडित किए जाने जैसा मामला प्रतीत होता है। इसी तरह से डिलिमिटेशन के मामले में भी हुआ था कि
अगर जनसंख्या के आधार पर अगर कर दिया जाएगा तो फिर जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी जो उनका जो प्रतिनिधित्व है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो घट जाएगा। तो फिर उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो ये एक मुद्दा हमेशा रहता है। तो इस पूरे संशोधन के कारण एक पहला जो मुद्दा जो हम लोगों ने देखा, वो राज्यों, खासकर दक्षिण के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में इस मुद्दे पर भारी असहमति है। और ये जो राज्य हैं जिनका खासकर हम लोगों ने जिक्र किया, इनका पहले का भी इतिहास रहा है कि चावल एक संवेदनशील मुद्दा है। दूसरा जो पहलू है इसका, वो ये है कि 7 किलो देने का लॉजिक क्या है। क्योंकि आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसने पहले जो स्टैंडर्ड तय किया था वो 400 ग्राम प्रतिदिन का किया था। यानी कि प्रति व्यक्ति जो एडल्ट हैं उनको पर महीना, पर मंथ जो है वो 14 किलोग्राम चाहिए। अब ये इस अनुशंसा को मई 2024 में घटाकर इसको 400 से 250 कर दिया गया। और इस कारण से यह करीब करीब 7 से 7.5 किलोग्राम पर पर्सन होता है। तो कहने का मतलब है कि अब एक बात यह भी उठ रही है कि ये 7 किलो ही तब क्यों तय किया जा रहा है, क्योंकि एक तो आपने 400 ग्राम से 500 ग्राम से घटाकर 250 ग्राम कर दिया गया, वो ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो 450 से 500 ग्राम को घटाकर 250 कर दिया गया। यानी कि 14 किलो जो मिलना चाहिए था वो 7.5 किलोग्राम या 7 किलोग्राम पर एडल्ट पर मंथ पर फैमिली मिलने की बात है। अब यहाँ पर एक चीज और है, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया या आईसीएमआर ने ऐसा क्यों किया कि पहले से ज्यादा था उसको घटा कर कम किया। अब सरकार का ये जरा सुन लीजिए, उसका लॉजिक क्या है। सरकार का कहना है कि अगर हम कम नहीं करेंगे और चावल ज्यादा देंगे, 400-500 ग्राम देंगे एक आदमी को, तो वो चावल ही खाएगा, अनाज ही खाएगा, दूध, सब्जी, अंडा, ये सब चीज वो नहीं खाएगा। तो ताकि उसको पेट भरना ही है तो अनाज कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दाल, सब्जी, चना, ये सब चीज वो खा पाएगा। ये एक तरह से हास्यास्पद ही है कि जिस लोग, मतलब जिस समूह को हम मुफ्त चावल दे रहे हैं, इसलिए कि उनको मुफ्त में चावल खरीदने की शक्ति नहीं है, उनको हम इस बात पे कंपेल करें कि वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, तेल खाएं, चीनी खाएं, या फिर फल खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, ये संभव नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो 250 ग्राम पर ही खाकर रहेंगे और कमजोरी होगी, कुपोषण होगा, और हमारा मानव बल जो है उसका क्वालिटी जो है कमजोर होगा। तो इस तरह से एनएफएसए में संशोधन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उससे ये महत्वपूर्ण मुद्दे और पहलू सामने आ रहे हैं। आप सभी को एज ए स्टूडेंट सभी को जागरूक होना चाहिए। आप अपनी बात, अपनी सलाह को दिए गए ईमेल्स पर भेज सकते हैं, या फिर नहीं भी भेजेंगे और जानकारी रहेगी तो परीक्षा में इस पर आप एसे में या मेंस के परीक्षा में, पीटी में भी पूछा जाएगा, इस पर आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और बढ़िया नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।